हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LNIS यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर TC। और जैसा कि आपको पूर्व सूचित है, LNIS आपके लिए लेकर आया है GS पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए ये लाइव सीरीज। और ये जो लाइव सीरीज है, इसका आज पहला एपिसोड है। और आज के इस पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, इसका ब्रीफ में सिलेबस देखेंगे, इसका पैटर्न देखेंगे क्या पैटर्न है, और फिर इसमें देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में जो एथिक्स है उसकी क्या स्थिति उभर कर सामने आती है। शुरुआत करते हैं। जो लाइव जुड़ गए हैं बताइए कमेंट करके। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न में अगर देखें तो यूपीएससी का जो ये एग्जाम है, ये 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। इसको CSET भी कहते हैं। और ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है, CSET जो है। आज की जो क्लास का कंसर्न है वो मुख्यतः मेंस पे है हमारा। अब जो यूपीएससी का दूसरा जो स्टेप है वो है मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जैसे प्रीलिम्स में CSET था ना, ऐसे यहाँ पर ये 2 पेपर क्वालिफाइंग है। लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। बाकी जो 7 पेपर बचते हैं, उसमें जो एक पेपर होता है निबंध का, 4 GS के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ठीक। अब निबंध है। निबंध का क्या होता है, एक पेपर में 2 सेक्शन दिए होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में भी 4 निबंध होते हैं, सेक्शन B में भी 4 निबंध होते हैं। और प्रत्येक सेक्शन से हमको एक एक निबंध लिखना होता है, जो प्रत्येक निबंध 125 मार्क्स का होता है। तो दोनों निबंध 250 मार्क्स के हो जाते हैं। ये निबंध का पेपर होता है। फिर आते हैं GS पेपर के, जो जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर होते हैं, उसमें सेम है। पेपर 1 250 का है, 2 भी 250 का है, पेपर 3 भी 250 का है, और पेपर 4 भी 250 मार्क्स का है। और वैकल्पिक जो है ये 500 मार्क्स का है। ये जो सिलेबस है प्रीलिम्स का दिया हुआ है, आप सबको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी अब देखो, आप हमको ये पता होना चाहिए, एक ये बारीकियां हैं ये हमको, जो आप सबको ये पता होना चाहिए तैयारी के दौरान, कि जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। अब हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट है, मिडेवल है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर भी है। ये सेक्शन पेपर 1 में आते हैं। पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है। ऐसे ही पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, और इंटरनल सिक्योरिटी है। पेपर 4 जो है वो एथिक्स का है। इस पर आने से पहले हम ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जो भी जुड़े हैं थैंक यू। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब इसमें देखते हैं हम इसका अब मेनली हम इस पे आते हैं, मुख्य परीक्षा पे। अब ये जो है ना, ये जो खंड में बता रहे हैं हम आपको, ये बारीकियां, ये जानकारियां आपके पास इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि ये एग्जाम ना तैयारी का तो है ही, तैयारी तो करनी है, उसके साथ साथ इसमें एक रणनीति बहुत आवश्यक है। जब तक एक बेहतर रणनीति के साथ आप प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक इस एग्जाम को निकालना उतना आसान नहीं होता है। अब जैसे मेंस में हम मुख्य परीक्षा पे बात करते हैं विशेषकर, ये है मेंस का जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इसमें आप देखिए, जनरल स्टडीज के 4 पेपर है, अभी डिस्कस किए। ऐसे का एक पेपर है, 2 ऐसे लिखेंगे, अभी डिस्कस किया है। अब इनको और अगर थोड़ा सा हम एनालिसिस करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो पेपर 1 है
इसके जो ये सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 का ये सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में भी है और कुछ मेंस में भी है, और ये जो सब्जेक्ट्स है एथिक्स, ये केवल मेंस में है। अब हमको यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट्स के बिना प्रीलिम्स नहीं निकल सकता, तो प्रीलिम्स की एक अलग रणनीति होगी और मेंस के लिए एक अलग हमको स्ट्रेटजी बनानी होगी जिसके हिसाब से उसको टैकल किया जा सके। अब इसमें हमको ये बारीक एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में अगर इतिहास खंड को देखें, मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अप्रोक्स 75 से 80 मार्क्स वो वेरी करेगा, 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे। इतिहास के लगभग इतने मार्क्स के सवाल आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वही ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 90 से 100 में वेरी करता है ज्योग्राफी, ये ऊपर नीचे हो सकता है। इंडियन सोसाइटी को देखें तो 65 से 75 तक मार्क्स इसमें टोटल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ओवरऑल ये 250 मार्क्स का होता है। और अगर हम तीनों पेपर की बात करें 1 2 3 GS 1 2 3, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक पेपर में। इन 20 में से जो 1 से 10 तक का जो सवाल होते हैं और 11 से 20 तक जो होते हैं, 1 से 10 तक में 1 से 10 तक के जो सवाल होते हैं, ये 150 शब्द में इनका आंसर लिखना होता है, और 10 अंक का एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन 10 अंक का होता है। इधर जो ये इनका 250 शब्दों में आंसर लिखना होता है, 250 वर्ड्स में, और इनका जो मार्किंग है ये 15 अंक का एक सवाल होता है। तो 15 × 10 150 मार्क्स ये हो गए, और 10 × 10 100 ये हो गए, टोटल 250 मार्क्स हो गए। ये GS 1 2 3 तीनों का मैंने बताया है। अब जैसे इसमें हमने अभी इसका पार्टीशन किया था कि इतिहास से लगभग इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से इतने आते हैं, उसमें भी ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है और इंडियन ज्योग्राफी अलग है, फिजिकल ज्योग्राफी अलग है, इतिहास में भी वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है, एंशिएंट मिडाइवल अलग है, मॉडर्न अलग है, वो सब। और ऐसे ही पेपर 2 में है, इसमें भी पार्टीशन है, ऐसे ही पेपर 3 में है, सेम यही है। अब ये सब डिस्कशन के बाद, गुड आफ्टरनून, इस सब डिस्कशन के बाद हम देखते हैं कि जो GS पेपर 4 है एथिक्स, इसकी और कहाँ कहाँ भूमिका है उस पर चर्चा करते हैं। 1 सेकंड। देखिए, निबंध का पेपर है, अभी डिस्कस कर रहे थे, 2 निबंध आते हैं, 2 निबंध लिखने होते हैं, आते तो 8 है, 250 शब्द, 250 मार्क्स का है, और एक निबंध 125 अंक का होता है, दूसरा 125 अंक का होता है। अब आप देखोगे ना यूपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उसमें अगर आप देखोगे तो यूपीएससी जो निबंध पूछ रहा है ना, 8 की 8 ऐसे फिलोसफिकल पूछ रहा है, दार्शनिक विषयों पर, अमूर्त विषय जिनको बोलते हैं, उन पर निबंध आ रहे हैं, यूपीएससी के जो लेटेस्ट ट्रेंड है। अब अगर आप एथिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ऐसे में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? अभी बताया फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, वही पूछ रहा है यूपीएससी। अब तो हम जो ये है अपना एथिक्स है पेपर, इसमें यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है टॉप जो इसका सिलेबस है उसमें पॉइंट नंबर 5 में कि विश्व के और भारत के दार्शनिक और विचारक। तो निबंध पेपर में कैसे हेल्प करेगा? अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे जैन दर्शन पढ़ेंगे, गीता दर्शन पढ़ेंगे, बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे, शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ेंगे, और अगर विचारकों में देखें तो हम गांधी पढ़ेंगे, अंबेडकर पढ़ेंगे और पंडित नेहरू पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। वहीं अगर वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो उसमें हम सोफिस्ट पढ़ेंगे, सुकरात पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट  बेंथम, मिल, इवन कार्ल मार्क्स भी पढ़ेंगे।
तो ये जब सब हम फिलोसफी के जो टॉपिक है इनको अगर हम एथिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे तो निबंध में डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि निबंध का जो यूपीएससी जो निबंध पूछ रहा है वो सारे फिलोसफिकल आ रहे हैं। एक तो ये यहाँ पर अपनी हेल्प करेगा अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो। दूसरा अगर आप देखोगे, राखी गुड आफ्टरनून राखी। दूसरा अगर आप देखोगे ना तो पेपर 1 इसमें भी एथिक्स इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करेगा। कैसे करेगा बताते, साक्ष्यों के साथ बात करेंगे। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि गांधी व अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों की तुलना कीजिए। अब ध्यान से सुनना आप, अब ये क्वेश्चन अगर आता है गांधी वर्सेज अंबेडकर, इसके वर्ण व्यवस्था विचारों को पूछा था यूपीएससी ने। अब हिस्ट्री में जब हम इसको तैयार करेंगे, इस टॉपिक को, गांधी को अंबेडकर को पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जहाँ तक रहता है वो घटनाक्रम पर ही बल दिया जाता है। जैसे कि हम उसमें पढ़ लेते हैं गांधी चंपारण गए, खेड़ा गए, असहयोग आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, एक घटनाक्रम पर बल रहता है। बट जैसी विचारों की बात आती है तो फिर एथिक्स की भूमिका वहाँ पर आ जाती है। विचारों पर जब ये सवाल पूछा था, जीएस 1 में पूछा था, और इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एथिक्स में, तो वहाँ भी ये इनडायरेक्टली जीएस पेपर 1 में भी हमारी हेल्प करेगा एथिक्स। तो अब इसके बाद अगर इनके वैसे भी एथिक्स पेपर को अगर देखें वर्ड्स वाइज भी, हम कितने शब्द लिखते हैं मेंस पर मुख्य परीक्षा में, तो अगर जीएस 1 में देखें ना, टोटल काउंट करते हैं तो लगभग 4000 शब्द हम लिखते हैं। जीएस पेपर 2 में भी 4000 शब्द लिखते हैं, और जीएस पेपर 3 में भी 4000 शब्द लगभग लिखते हैं। और अगर वही एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में लगभग 3500 के आसपास शब्द हम लिखते हैं, यानी यहाँ हमारे पास 500 शब्द का भी वो है, सोचने का वक्त मिल जाता है एथिक्स पेपर को तैयार करने के लिए। मतलब ओवरऑल मेरा यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि इन पार्ट्स पे बल नहीं देना है, इन पे ही फोकस करना है, क्योंकि इन पेपर्स के बिना प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मेरा कहने का मतलब बस यही है यहाँ पर कि हमको ना यहाँ पर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होती है, मतलब जहां से हमको फायदा मिले उसी पर बल अधिक प्रदान करना है, यानी इनपुट थोड़ा कम डालना पड़े और आउटपुट ज्यादा निकल के आए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो निबंध पेपर है, एथिक्स का पेपर है, और जो ऑप्शनल का पेपर है, ये जो 3 पेपर हैं, इन पेपर को रैंक डिसाइडिंग फैक्टर कहते हैं। वो कैसे कहते हैं? निबंध में जो डिफरेंस होता है ना मार्क्स में, टॉपर का और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका बहुत मेजर डिफरेंस है, वो बन जाता है। जैसे निबंध में 150 प्लस मार्क्स भी आ जाते हैं। वहीं अगर जीएस 1, 2, 3 की बात करें हम, तो इसमें टॉपर के भी 150 मार्क्स नहीं आते। यहाँ डिफरेंस मार्क्स का बहुत ज़्यादा नहीं, ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करते रैंक के निर्धारण में, ऐसे करता है। एथिक्स भी करता है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी डिफरेंस क्रिएट करता है। बस मेरा यही यहाँ समझाने का तात्पर्य था बस, बाकी बल हमको सब पे देना है। बट जो अपनी प्रिपरेशन है उसमें बैलेंस रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सपोज कीजिए किसी खंड से 10 मार्क्स का सवाल आता है तो हमने 3 महीने उसी खंड पर लगा दिया, ये नहीं करना है। प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ कार्य करना है। अब ये सब डिस्कशन के बाद विवेक अग्निहोत्री, थैंक यू। अब इस डिस्कशन के बाद अब आते हैं अपन, अब एथिक्स की बात करते हैं जिस पे हमारा सेशन रहेगा। अब एथिक्स की अगर बात करें तो पेपर 4 है, अभी डिस्कस किया, 250 मार्क्स का है, और इसमें 12 प्रश्न आते हैं। और ये जो 12 प्रश्न है ये 2 खंडों में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये इसमें केस स्टडी आती है, और टोटल 6 केस स्टडी आती है, और प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक होते हैं, और 250 शब्दों में लिखना होता है। तो 6 है तो 20 है, तो टोटल 120 मार्क, मतलब लगभग 250 में से आधा पार्ट केस स्टडी डिसाइड कर रही है। दूसरा इसका जो सेक्शन है उसमें कुल 6 प्रश्न होते हैं। अब हालांकि ये जो 6 प्रश्न होते हैं ना, ये ऐसे बटे हुए होते हैं। जैसे प्रश्न 1 है सपोज कीजिए, उसका ए सी 3 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स 150 शब्द। ऐसे प्रश्न 2 है उसमें ए बी, प्रश्न 3 में भी ए
बी। तो ऐसे टोटल अगर देखें तो इसमें 13 क्वेश्चन बन जाते हैं, 13 इधर और 6 इधर, यानी कि वैसे 12 क्वेश्चन होते हैं, बस इनको माइक्रो एनालिसिस करें तो 19 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 19 सवाल। वहीं जीएस 1 2 3 में 20 सवाल आ रहे थे, ये इसमें लिखना होता है। अब इसके बाद हाँ, अब आते हैं हम इसके थोड़ा सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं, जो यूपीएससी ने इसका जो सिलेबस निर्धारित किया है। यूपीएससी ने 3 शब्द मेंशन किए हैं ऊपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। अब इसमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा। देखिए ये सिलेबस का पॉइंट देखना है। अब सिलेबस तो ना, हाँ एक बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी में 2 चीज जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड मानो उनको पूरी आपकी प्रिपरेशन में। एक तो सिलेबस, एक पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको जब तक सिलेबस पता नहीं होगा, पीवाईक्यू नहीं पता होगा, तो फिर गड़बड़ है मामला वहाँ पर। क्योंकि आप कोई टॉपिक है सपोज कीजिए, वो तैयार करते हैं, अच्छे से उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखते हैं, तो अगर उस पीवाईक्यू का आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो, उस आंसर नहीं बना पा रहे हो उसका, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसको और होलिस्टिक रूप में और व्यापक रूप से तैयार करने की जरूरत है। जैसे एथिक्स में तो देखेंगे ही, सपोज कीजिए पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकारों का आपने टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार किया और आपने पीवाईक्यू जो उठाए, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, और आपने देखा फंडामेंटल राइट्स से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने 3 सवाल सॉल्व कर लिए, कुछ सवाल रह गए, तो वहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से और अच्छे से पढ़ने की नीड है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा पता है, पूरी प्रिपरेशन में अगर आप सिलेबस नहीं देखोगे, पीवाईक्यूज नहीं देखोगे, तो हमको ये लगता है जब तक पीवाईक्यूज नहीं देखते हैं कि मुझे इस टॉपिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं इस टॉपिक पे। जैसे ही पीवाईक्यू देखोगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ मेरी कमी है। ये अब अभी हम बता रहे थे इसमें कि ये जीएस 1 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। देखो सिलेबस में मेंशन है, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, इस टॉपिक में कवर होगा। वो गांधी पढ़ेंगे इसमें, अंबेडकर पढ़ेंगे, ये सब इसमें होगा। दूसरा अगर देखें, अभी मैं बात कर रहा था कि निबंध में ये हेल्प करेगा, डायरेक्टली डेफिनेटली हेल्प करेगा। देखिए ये 5वां पॉइंट है सिलेबस का, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक एवं उनका योगदान। इसमें हम इंडियन फिलोसफर और कुछ वेस्टर्न फिलोसफर भी पढ़ेंगे, विचारक भी पढ़ेंगे। विचारकों में जैसे गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, ये सब पढ़ेंगे। अब और एक फायदा हो रहा है इसका, जीएस 2 में जो गवर्नेंस वाला खंड है, देखिए कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कहीं ना कहीं ये अगर हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, तो जीएस 2 में भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा गवर्नेंस वाले पार्ट में। आरटीआई देखो यहाँ पर सूचना का अधिकार, ये गवर्नेंस में पढ़ना होता है। सिटीजन चार्टर, अधिकार घोषणा पत्र, गवर्नेंस में पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है। ये देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है सिलेबस का ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एथिक्स की भूमिका जो है मुख्य परीक्षा में वो अहम भूमिका निभाता है। और अंतिम जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है, ये उपर्युक्त विषयों पर केस स्टडी। हाँ, केस स्टडी जो है ना, जो ये 7 टॉपिक है सिलेबस में जो यूपीएससी ने मेंशन किए हुए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 और 7, तो इसमें मेंशन है कि जो 7 टॉपिक हम पढ़ेंगे, 7 जो ये पॉइंट सिलेबस के, उनके बेस पे केस स्टडी होगी और उस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। केस स्टडी के लिए भी आप निश्चिंत रहिए, इस पर बहुत अच्छी क्लासेज हम लेंगे, आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट बताएंगे जिससे आप केस स्टडी को बहुत अच्छे से डील कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अब यूपीएससी ने थैंक यू एवरीवन, ये 3 शब्द सिलेबस में मेंशन किए, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ये 3 शब्द आज की क्लास में हमारा बस यही पर्पज है, इन 3 शब्दों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसमें देखिए आप, यहाँ भी यूपीएससी ने इसकी जो मेंशन किया है ना, अभिक्षमता की जगह अभिरुचि शब्द इसका ट्रांसलेट किया है एप्टीट्यूड का।
जबकि एप्टीट्यूड का अभिरुचि जो है वो इंटरेस्ट का हिंदी अनुवाद है, ना कि इसका। अब इस पर नहीं जाते हैं हम, यूपीएससी का अनुवाद का आप सबको पता है और बहुत सी एरर्स रहती है इसमें। बट हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है, जब भी सिलेबस पढ़ो चाहे या कोई क्वेश्चन अपन पढ़े तो उसका हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जरूर रेफर कर लेना है। कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन में मिसमैच होता है। यहाँ पर ही देख लो, अभिक्षमता, इसका एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन होगा अभिक्षमता होगा, अभिरुचि नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड में टी का बस यही फर्क है, या टी आएगा, ये एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड भी सिलेबस में है, देखिए ये रहा अभिवृत्ति, ये भी है सिलेबस में, ये भी पढ़ेंगे। बट आज हम ये 3 शब्द समझेंगे, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। पहले समझते हैं नीतिशास्त्र को, एथिक्स को। अब आपसे सपोज कीजिए कोई पूछ ले कि भाई नीतिशास्त्र है क्या, क्या है नीतिशास्त्र, तो आप बताना कि नीतिशास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है। नियामकीय विज्ञान। अब विज्ञान कैसे, विज्ञान क्या होता है ये जानने से पहले ये पता होना चाहिए ना विज्ञान क्या होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड साइंस। अब कैसे विशेष क्षेत्र का, कैसे किसी विशेष क्षेत्र का सुव्यवस्थित अध्ययन कैसे, जैसे मान लीजिए हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें नाना प्रकार के रसायनों का अध्ययन करते हैं, रसायन की गंध क्या है, रसायन का रंग क्या है, ये सब पढ़ते हैं। जीव विज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि हम रसायन में जीवों को पढ़ रहे हो या फिर जीव विज्ञान में रसायनों को पढ़ते हो, एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसलिए नीतिशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। अब अगर ये विज्ञान है यानी विशेष क्षेत्र है, तो फिर एथिक्स का विशेष क्षेत्र क्या है, मतलब एथिक्स में ऐसे किस पर्टिकुलर टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो एथिक्स में हम अध्ययन करते हैं मानव के आचरण का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या बताना है, नीतिशास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। वो क्षेत्र क्या है, मानव का आचरण। मानव के आचरण का हम नीतिशास्त्र में अध्ययन करते हैं। वहीं ये नियामकीय विज्ञान क्यों है, समझते हैं। अब अगर देखें ना विज्ञान को भी, तो विज्ञान भी 2 तरीके की होती है। 1 सेकेंड। जो विज्ञान है, विज्ञान भी 2 तरीके की होती है। एक होती है वर्णनात्मक विज्ञान, डिस्क्रिप्टिव साइंस, और एक होती है नियामकीय विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। वर्णनात्मक जो विज्ञान होती है, वर्णनात्मक विज्ञान, एक होती है, इसको आदर्श मूलक भी बोलते हैं, आदर्श मूलक विज्ञान, या फिर नियामकीय विज्ञान। अब डिस्क्रिप्टिव साइंस बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव साइंस, और ये है नॉर्मेटिव साइंस। अब जो डिस्क्रिप्टिव साइंस है, वर्णनात्मक विज्ञान, इसमें क्या होता है कि इसमें तथ्यात्मक हम अध्ययन करते हैं। यानी कि जो जैसा है ना उसको ज्यों का तो हम वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि ये मार्कर है, तो इसका वर्णन हम करेंगे, ये मार्कर काला है, मार्कर लंबा है। यानी कि इसमें है टाइप के कथन होते हैं, है, और ज्यों का तो हम वर्णन करते हैं, किसी का अगर वर्णन करते हैं तो। वहीं अगर आदर्श मूलक या जो नियामकीय विज्ञान है, इसमें क्या होता है, नॉर्मेटिव जो साइंस है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसका किया जाता है, वही मानव के आचरण का। और इसके जो कथन होंगे ना, वो चाहिए टाइप के कथन होंगे, चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, इस टाइप के स्टेटमेंट नॉर्मेटिव साइंस में मिलते हैं।
और ये एथिक्स है ही, ये सब ये जो नॉर्मेटिव साइंस है, एथिक्स ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें चाहिए टाइप के कथन होते हैं, और जो हमें ये बताता है कि जीवन में हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एथिक्स है वो नियम के विज्ञान है। अब अगर इसकी हम परिभाषा पर जाएं, जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे अगर इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है, नियामकीय, नॉर्मेटिव साइंस है, नियामकीय विज्ञान है। कमेंट्स आ रहे हैं सबके, सबके कमेंट्स लास्ट में एड्रेस करेंगे, डोंट वरी। नीतिशास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है जिसमें नियामकीय विज्ञान है जिसमें मानव के आचरण का उचित व अनुचित का निर्धारण किया जाता है। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि नीतिशास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है जिसमें मानव के आचरण का उचित व अनुचित का निर्धारण किया जाता है। नॉर्म्स के आधार पर, कुछ आदर्श, कुछ मानदंड, उनके आधार पर हम मानव के आचरण का उचित व अनुचित में निर्धारण करते हैं। ये एथिक्स की एक सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। अगर वहीं इसमें हम देखें कि जो किसी ने कमेंट किया है, पूछ रहे सर जी किसी भी कर्म के उचित व अनुचित का पता कैसे लगाएंगे? हो सकता है कोई कर्म मेरे लिए उचित है वो किसी और के लिए अनुचित, तो कर्म का निर्धारण कैसे होगा सर? बहुत सही सवाल किया है। इससे ये होता है कि ये जज होता है आप क्लास में एकदम अटेंटिव और फोकस रूप में बैठे हुए हो। बहुत अच्छा, बहुत सही सवाल किया है। देखो बताता हूं, इन्होंने सवाल पूछा है कि एथिक्स में मानव के आचरण का उचित और अनुचित का निर्धारण कर रहे हैं, तो इस निर्धारण के ग्राउंड्स क्या होंगे? किस बेस पे हम ये कहेंगे कि ये जो मनुष्य का, मानव का जो ये आचरण है ये तो उचित है और ये जो आचरण है ये अनुचित है? देखिए, जिन्होंने भी सवाल पूछा है इसके ना बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कानून है, जैसे पहला अगर देखें कानून है, तो अगर कोई कानून के अनुसार अगर कोई आचरण कर रहा है तो उचित है, और अगर कानून के विपरीत कोई आचरण कर रहा है तो वो अनुचित हो जाएगा। कानून के अनुसार अगर आप काम कर रहे हो तो उचित है, उसका उल्लंघन अगर कर रहे हो तो अनुचित है। ये ग्राउंड हो सकता है। और बीच में जैसे कुछ नियम बने हुए, कुछ विनियम बने हुए, कुछ गाइडलाइंस है, अगर आप उन नियम, विनियम और गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य कर रहे हो तो वो कार्य तो उचित रहेगा, और उनका उल्लंघन अगर आप कर रहे हो, उनके अनुसार अगर कार्य नहीं कर रहे हो तो अनुचित हो जाएगा। दूसरा अगर इसमें हम देखें तो कई बार ना समाज ये निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है, क्योंकि समाज के भी ना कुछ अपने मूल्य, कुछ अपने मानदंड निर्धारित है। उनके अनुसार समाज ये बताता है कई बार हमको कि ये कार्य उचित है और ये कार्य अनुचित है। तीसरा इसमें कई बार क्या होता है, धर्म, रिलीजन, धर्म के कई पादरी, पुजारी, मौलवी ये डिसाइड करते हैं कि मानव का ये कर्म उचित है और ये कर्म अनुचित है। धर्म ग्रंथों में भी कई धर्म ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि मानव का ये कर्म उचित है और ये कर्म अनुचित है। दूसरा अगर इसमें देखें तो कई बार अंतरात्मा, हमारी जो अंतरात्मा है उससे हमारे कर्म का निर्धारण हम खुद करते हैं। हमारी अंतरात्मा ये गवाही देती है कि ये जो कर्म था ये उचित है और ये अनुचित है। ये कई सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिससे हम मानव के आचरण का उचित और अनुचित का निर्धारण करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, जिन्होंने भी सवाल पूछा था। और दूसरा इसमें, और अगर इसको और व्यापक रूप से देखें ना तो कई फिलोसफर्स हैं, कई दार्शनिक हैं जिन्होंने ये बताया है कि कौन सा कर्म उचित होगा और कौन सा कर्म अनुचित होगा। जैसे कि उपयोगितावादी दार्शनिक हैं दो, बेंथम
व मिल। पता है ये क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। बेंथम और मिल कहते हैं कि जो भी मानव का कार्य जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की प्राप्त करवाता हो, यानी कि जिस कार्य से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होता हो, वो कार्य तो उचित है। और जो इसमें बाधा डालता है, यानी अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख नहीं मिल रहा है आपके कर्म से, वो कर्म अनुचित है। ये बेंथम और मिल बताते हैं। तो ये कई सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे हम मानव के आचरण का उचित व अनुचित का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नीति शास्त्र के बारे में बात कर रहे थे। नीति शास्त्र की डेफिनेशन आ गई, समझ में आ गया। इस पर डिटेल में क्लासेज होंगी, अभी बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। नीति शास्त्र की परिभाषा हो गई। अब सवाल आता है कि नीति शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, नीति शास्त्र को, एथिक्स को क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य, क्या करता है। तो देखो, नीति शास्त्र जो है ना, नीति शास्त्र मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है, हमको बताता है कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही नीति शास्त्र मानव जीवन को सुखमय बनाता है। अब सुखमय कैसे बनाता है? सपोज कीजिए हम सब नीति के अनुसार कार्य करें, सब व्यक्ति उचित कार्य करें, तो समाज में एक सामंजस्य स्थापित होगा ना, तो सुखमय बनाएगा जीवन को। साथ ही नीति शास्त्र अंधविश्वासों से बचाता है, कई कुरीतियों से बचाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस पर ज्यादा बल देते हैं, नीति शास्त्र पता है क्या करता है? जो व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत हित और जो सामाजिक हित है, नीति शास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। अब यहां पर व्यक्तिगत हित और अगर इसको सामाजिक हित को देखें तो व्यक्तिगत हित क्या है? मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपने हितों को, जो खुद के हित है, उनको समाज के हितों से वरीयता प्रदान करे, इनकी उपेक्षा करे, इनको वरीयता दे। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कोई व्यापारी है और वो कुछ मिलावटी सामान बेचता है। अब जो वो मिलावटी सामान बेच रहा है, वो अपने व्यक्तिगत हितों को वरीयता दे रहा है, सामाजिक हितों की उपेक्षा कर रहा है। क्योंकि जो मिलावटी सामान बेच रहा है, उससे जो समाज में जो हेल्थ पर जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उनका जिम्मेदार कौन है? व्यापारी। व्यक्तिगत हितों को वरीयता दे रहा है। वहीं अगर इसमें एक एग्जांपल और सोचें तो सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है, अब वो अपने व्यक्तिगत हितों को वरीयता दे रहा है, स्वार्थ सोच रहा है, सामाजिक हितों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो क्या करेगा? उल्टी पुल्टी दवाइयां लिखेगा, और जिस बीमारी के लिए एक इन्वेस्टिगेशन या एक ही टेस्ट से काम चल जाएगा, उसके बदले में 10 टेस्ट लिख के देगा। तो वहां पर क्या होगा? सामाजिक हित की उपेक्षा हो रही है, व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तीसरा अगर हम सोचें तो सपोज कीजिए अभी दीपावली आ रही है, आप अपने घर की साफ सफाई करते हो, साफ सफाई में जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता कर लिया, अपना व्यक्तिगत हित तो साध लिया आपने, अपनी साफ सफाई कर दी, और उस कूड़े को घर से थोड़ी दूरी पे जाके सड़क पर डाल के आ गए, तो आपने क्या किया? व्यक्तिगत हित को वरीयता दे रहे हो, सामाजिक हित का उल्लंघन कर रहे हो। अब उस कचरे से कोई बीमारी फैले, किसी को कुछ ऐसा कचरा डाला जिससे किसी का एक्सीडेंट हो, तो सामाजिक हित, समाज को नुकसान होगा अल्टीमेटली उससे। तो नीति शास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इनमें एक समन्वय बनाता है। अब इतनी जो अभी चर्चा करी है ना कि नीति शास्त्र क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2-3 बार सवाल पूछ लिया है। जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में एक सवाल पूछा था, 150 शब्द का था, 10 मार्क्स का सवाल था कि स्पष्ट कीजिए कि नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स किस प्रकार मानव व समाज का भला कर सकती है, ये सवाल था। अब इस सवाल में क्या लिखेंगे? जो अभी डिस्कस किया यही तो लिखा जाएगा। नीति शास्त्र को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, परिभाषा में समझा दीजिए, फिर जो हमने अभी इसके उद्देश्य देखे व्यक्तिगत सामाजिक हित, इनके एग्जाम्पल दे दीजिए, साथ में जो इससे पहले देखे थे वो समझा दीजिए। यही तो लिखा जाएगा इसका आंसर, इस आंसर का जो उत्तर है ये है इसमें। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? नीति शास्त्र, एथिक्स। कमेंट करके बताइए नीति शास्त्र आ गया क्या समझ में। दूसरा जो यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है वो किया हुआ सत्यनिष्ठा। इस शब्द को समझते हैं सत्यनिष्ठा को।
सत्यनिष्ठा जो है, इंटीग्रिटी, इसको ना एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार क्या होता है, एक कैमल सेलर होता है, ऊंट विक्रेता, ऊंट बेच रहा होता है अपना। उसके पास एक मर्चेंट आता है, उसका ऊंट पसंद आता है, वो खरीदने के लिए बात करता है। दोनों में नेगोशिएशंस होते हैं, और जो कैमल सेलर है, जो ऊंट बेच रहा था, वो खुशी खुशी एक ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट में राजी हो जाता है, ऊंट खरीद लेता है मर्चेंट। अब मर्चेंट जब उस ऊंट को लेकर अपने घर आता है, तो ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, उसके ऊपर एक काठी रखी होती है, अगर आप नहीं जानते तो लकड़ी की बनी रहती है सैडल, वो उसको उतारता है घर पे आने के बाद। अब उतारने के बाद वो पाता है कि उस जो काठी थी, जो सैडल थी, उसमें उसको एक पोटली मिलती है, एक पैकेट। पोटली खोल के देखता है तो उसमें सोने के आभूषण। अब उसको वो सोने के आभूषण अपने साथियों को बताता है कि यार ये मुझे सोने के आभूषण मिले हैं इस पोटली में। तो उसके साथी बोलता है कि सर रख लीजिए, वो क्या जाने हम कहाँ पर हैं। तो मर्चेंट बोलता है कि वो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कैमल सेलर है वो कहाँ पर है। तो वो पोटली लेके वो मर्चेंट कैमल सेलर के पास पहुँचता है, उसको जाकर देता है कि सर आप गलती से ये आपकी पोटली भूल गए थे, ये मुझे मिली है। तो जो कैमल सेलर है वो बोलता है कि सर ये मेरे जीवन की पूरी पूंजी थी, जो मैंने मेरे पूरे जीवन में इकट्ठी की थी, और धन्यवाद जो आपने मुझे लौटाई। और खुश होकर वो बोलता है मर्चेंट को कि मैं अपनी खुशी से आपको एक आभूषण दे रहा हूँ, आपको जो पसंद हो आभूषण आप रख लीजिए। मर्चेंट कहता है कि सर मैंने बिना बताए एक आभूषण रख लिया है। अब जो कैमल सेलर है वो थोड़ा चौंक गया, यार बिना बताए रख लिया। उसने गिने अपने आभूषण, गिनने के बाद बोलता है कि सर ये तो जितने मैंने रखे थे उतने ही, आपने तो रखा ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मर्चेंट क्या बोलता है। मर्चेंट बोलता है सर मैंने ना दुनिया का सबसे कीमती आभूषण अपने पास रखा हुआ है, और वो है माई ओन इंटीग्रिटी, मेरी खुद की सत्यनिष्ठा। सत्य प्लस निष्ठा। अब इसको ऐसे समझे, निष्ठा क्या है, आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता, यानी सत्य के प्रति आपकी जो निष्ठा है, आपकी जो प्रतिबद्धता है, आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो दृढ़ता है, वही सत्यनिष्ठा है। अगर इसको, वैसे सत्यनिष्ठा पे क्लासेस डिटेल में होंगी, बट यहाँ पर एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये बता रहे हैं। दूसरा अर्थ में अगर देखें सत्यनिष्ठा क्या है, तो विचार, वचन और कर्म। विचार, वचन और कर्म, जिस भी व्यक्ति के इन तीनों में सामंजस्य है, यानी कि वो व्यक्ति जो सोचता है वही बोलता है, और जो बोलता है वही उसके कर्म में झलकता है, यानी उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे ही इज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। ये सत्यनिष्ठा का अर्थ निकल कर आता है। नेक्स्ट इसमें जो है, ठीक है, नीति शास्त्र देखा, सत्यनिष्ठा देखी, अब देखते हैं एप्टीट्यूड। नीति शास्त्र पे भी, सत्यनिष्ठा पे भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन है बस, इसलिए समझ रहे हैं। अब देखते हैं अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, इसको आप इसको ना एक ऐतिहासिक घटना से जोड़ के सुनिए, समझिए कि एप्टीट्यूड क्या होता है। दरअसल एक बार क्या होता है, एक महापुरुष होते हैं और वो एक गांव से गुजर रहे थे, गांव से निकल रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, वो नाटक का खेल खेल रहे हैं, मतलब नाटक कर रहे हैं आपस में, वो एक गेम आपस में खेल रहे हैं। उसमें नाटक में क्या है, एक बच्चा है, वो बच्चा राजा बना हुआ है और कुछ बच्चे प्रजा बने हुए हैं। तो वो जो बच्चे हैं जो प्रजा बने हुए हैं, वो राजा से एक एक अपनी समस्या पूछ रहे हैं कि मेरे ये समस्या है, मेरे ये समस्या है, नाटक में। और वो राजा इतनी बखूबी से उनकी समस्याओं का समाधान बता रहा है उनको कि जो महापुरुष हैं वो देख रहे थे। वो महापुरुष सोचते हैं कि यार ये जो बच्चा है ये भविष्य में बहुत बड़ा राजा बन सकता है। जी दोस्तों, वो जो महापुरुष थे वो कोई और नहीं, चाणक्य के नाम से विख्यात कौटिल्य थे। और जो वो बच्चा था वो भारत के महान शासकों में से एक, मौर्य वंश का संस्थापक
और नंद वंश को उखाड़ने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। अब यहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में क्या देखा था? उनका एप्टीट्यूड देखा था, अभिक्षमता। यानी अभिक्षमता क्या है? वो जो एप्टीट्यूड है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर अंतर्निहित था, जो चाणक्य ने उसको भांपा, उसको नापा, और उन्होंने सोचा कि अगर इसको उचित वातावरण और अगर उचित ट्रेनिंग मिल जाती है तो ये बच्चा बहुत बड़ा राजा बन सकता है। तो अब अभिक्षमता की बात करें तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति का वो अंतर्निहित सामर्थ्य या क्षमता है जिसको भविष्य में उचित प्रशिक्षण व उचित वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है, वो एप्टीट्यूड है। यानी ये जरूरी नहीं है जन्मजात हो, इसको डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर इसमें देखें तो यूपीएससी है। यूपीएससी सीसेट एग्जाम लेती है, उसका नाम ही है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यूपीएससी क्या करती है? हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट करती है कि कौन सा कैंडिडेट में वो एप्टीट्यूड है जो सिविल सर्वेंट बन सके। तो इस तरीके से हमने नीतिशास्त्र समझा, सत्यनिष्ठा समझा और अभिक्षमता समझा। जो यूपीएससी ने 3 शब्द मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, हेडिंग जो है, उन तीनों का अर्थ हमने समझा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो आगे है ये एथिक्स का माइक्रो सिलेबस LNIS ने आपके लिए रेडी किया है, स्पष्टीकरण। इसमें टॉपिक वाइज हमने इसको एनालिसिस करके टॉपिक वाइज सारे जो माइक्रो टॉपिक्स है उनको लिखा है। टॉपिक 1 लिखा है, टॉपिक 2 लिखा है, टॉपिक 3 लिखा है, टॉपिक 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 है, 7 है, और लास्ट में केस स्टडी है, पार्ट बी। केस स्टडीज के बारे में जो कैसी केस स्टडीज आती है, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक चिंता, दुविधा, नवीन उभरते जो मुद्दे होते हैं उन पर केस स्टडी यूपीएससी पूछता है। ये सब माइक्रो एनालिसिस करके माइक्रो सिलेबस आपके लिए बनाया है। हालांकि जो ये टॉपिक्स है लगभग पूरे सिलेबस में अप्रोक्स 50 से 55 टॉपिक्स है। अब ये सारे टॉपिक्स तो खैर ऑफलाइन क्लासेज में डिस्कस किए जाएंगे, बट हाँ जो इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगता है कि एथिक्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, उनको हम आगामी जो हमारी क्लास होंगी उनमें समझेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते, समाप्त करते, और आंसर राइटिंग करते रहिए। बीइंग ए डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।